2 साल तक मैं ये जो बिजनेस को स्टैंड करने के लिए 2 साल तक तकरीबन मैंने जो है ना मार्केट के अंदर ही सो गया। 2 साल तक मार्केट में सो गया। दिल की बात। तो लीजिए नाजरीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम पेश कर रहे हैं दिल की बात A1 टीवी के साथ। इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के लिए हम आसिफ ग्रुप और टेक्निकल सपोर्ट के लिए अफलान डिजिटल का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल की बात। दिल की बात। आदाब नाज़रीन, मैं हूं इरफान अहमद और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज पॉडकास्ट की शुरू की है जिसका उन्वान है दिल की बात A1 टीवी के साथ। इस मरतबा हम एक ऐसी हमारे शख्सियत को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो किसी एक शोबे में नहीं बल्कि कई शोबों में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देते हुए कौम मिल्लत को तरक्की की राहों पर लाने के लिए कोशिश कर रही है। और वो शख्सियत किसी की मोहताज तारुफ नहीं है, आप रैचू वाले अच्छी तरीके से उन्हें जानते हैं और मोहम्मद इकबाल MIC साहब के नाम से मशहूर हैं। इकबाल साहब आपका A1 टीवी में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, सबसे पहले आपकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने कहाँ से अपनी जिंदगी का सफर का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना बचपन, अपना एजुकेशन जो है ना हमदर्द स्कूल से मेरा एजुकेशन 10th तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद LVD कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साइंस हुआ। उसके बाद मेरे को बिजनेस में जो है ना हमारे भाई साहब को बहुत जरूरत है, आप इधर आ जाओ बोलकर बोले। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मेरा एक दोस्त था शशिधर पाटिल बोलकर, वो जो है ना मेरा क्लासमेट था। वो उसके अंकल धारवाड़ में जो है ना सेशन जज थे। वो बोला हम वहां पर जाकर पढ़ेंगे, मगर हमारे बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल साहब ये कारोबार में बहुत तकलीफ हो रही, इतना तो पढ़ लिया, आप रहने से हमारे को जो है ना सपोर्ट होता, आप मेरे साथ आ जाओ बोलकर वो हमारे वालिदैन के सामने बिठाकर मेरे से बात किए। तो मैं बड़े लोगों की बात नहीं निकालते हुए बिजनेस में अपना इंटरेस्ट ज्यादा बताना शुरू कर दिया, इन्वॉल्व हो गया बिजनेस में। और जरूरत भी थी क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतना फिट भी नहीं थे। तो मैं एक अहद कर लिया कि मैं इंशाल्लाह बिजनेस में अच्छा काम करूंगा, नाम करूंगा, अच्छे जो है ना कारोबार करके आगे बढ़ूंगा, अपनी फैमिली को जहां पे मेरी जरूरत है वहां पर सबको मदद करने की, और मेरे जो भी हैं बिजनेसमैन हैं, हमारे साथियां हैं, सबके लिए इंशाल्लाह सहारा बनूंगा बोलकर एक अहद कर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने बिजनेस में उतरा। जब हमारा किराना बिजनेस था, हम 5 नंबर वाले बोलकर जो है ना जब मशहूर थे, 5 नंबर दुकान, एक दुकान थी पहले हमारे वालिद साहब की, बाद में हम लोग 4-5 दुकान अलग अलग से ले ली यहाँ पर रिटेल मार्केट में। उसके बाद मेरा अच्छे से जो है ना वहाँ पर कदम जम गए बिजनेस में, और मैं सफर भी करता था बेलगाम, हुबली वगैरह, कुछ माल लाने ले जाने, और यहाँ पर भी अच्छा बिजनेस करना, सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ते गया। 94 में मैंने एक हमारे मोहम्मद बिन अली साहब बोलकर जो है ना एक बिजनेसमैन, पुराने वो कारोबार तरकारी का होलसेल करते थे, उनके साथ जो है ना मैं कारोबार में पार्टनरशिप में उतरा। शायद एक 3 साल या कुछ अरसा हुआ। उसके बाद हम लोग जो है ना अलग हो गए। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई इस्माइल भाई, मैं, हमारे दूसरे 3 भाइयों को उधर किराना में छोड़कर हम लोग जो है ना इधर आ गए। ये होलसेल वेजिटेबल वेंडर एक कमीशन एजेंट हमने कायम की, मोहम्मद इकबाल एंड कंपनी MIC के नाम से। और मैं और इस्माइल भाई मेरे साथ रहते थे। इतना जो है ना ये बिजनेस का मेरा एक सख्त सफर रहा, मतलब एक लंबा, तकरीबन 2 साल तक मैं ये जो बिजनेस को स्टैंड करने के लिए 2 साल तक तकरीबन मैंने जो है ना मार्केट के अंदर ही सो गया। 2 साल तक मार्केट में सो गया। और रोजाना शाम में 5 बजे 5:30 बजे करनूल साइड जाकर हम मिर्ची, हरी मिर्ची वगैरह 2 गाड़ी भर कर लाकर सुबह में फिर गुलबर्गा भेजते थे, यानी कि सुबह 7 बजे गुलबर्गा में। ऐसी मेहनत करे हम लोग 2-2.5 साल तक। तब कहीं जाकर जब जाकर MIC ब्रांड जो है ना कायम हुआ। और रोज का मामूल था मेरा, रोज का तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर सफर होता था मेरा। रोज शाम में 5 बजे जाना करनूल, कभी अनंतपुर, कभी गुत्ती वगैरह, ऐसा आंध्रा से पूरा माल कलेक्ट कर लेगा ना। रात में 12-1-2 बजे पहुंचना, फिर काटे करना, भेजना, फिर सुबह में 8 बजे तक पट्टियां वट्टियां कंप्लीट कर पेमेंट कर फिर आके सो के फिर शाम में 5 बजे निकलना। ये जो है ना मेहनत बहुत जरूरी है। मैं ये बिजनेस के ताल्लुक से हमारे नौजवानों से एक कहना चाहता हूँ, बिजनेस हो या कौन सा भी जो है ना चीज को कायम करना है, तो आप जो है ना पूरी जुस्तजू से
मेहनत करते हुए, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ते गए तो अल्लाह ताला कहीं भी जो है ना आपको खाली नहीं करेगा। तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के साथ आपको सियासत में दिलचस्पी कब से शुरू हुई? क्योंकि हम आपको जो है खलील खान साहब के जमाने से, बीएसपी के जमाने से जानते हैं, तो आप बिजनेस के साथ साथ ऐसा सियासत में कैसा लगा? सियासत में क्या है बोले तो हम लोग मार्केट में थे, खलील खान साहब के सामने चिकन की दुकान थी, हम लोग मुलाकात करते रहते थे। करीबी मुलाकात जब हुई तब हमारे नूर शाह मस्जिद जहराबाद जो आज सिराजुल उलूम मदरसा कायम हुआ है, वहाँ पर जो है ना वो सारी चीजें हटाकर मदरसा कायम करना था, बाउंड्री वॉल खींचना था। तो खान साहब हमारे पास आए, चलो एक बार जरा जाके इसके लिए चंदा करेंगे। तो अब तकरीबन हम लोग 15 दिन तक पूरे रैचूर शहर के अंदर फिरकर कुछ पैसे जमा कर वहाँ पर दिए थे। ऐसे हमारा ये दोस्ताना बढ़ते गया। उसके बाद जो है ना एक साहब आए हमारे ग्रुप में, जिनका नाम जो है ना प्रोफेसर जगजीवन राम, वो साहब आए और उनके बीएसपी के पार्टी के दूसरे लोग भी आए। वो हमसे से शायद ताल्लुक रखते हैं, हमारे को सिटी टाकिस के पास आकर मिलकर बात करें, क्यों ना आप लोग जो है ना पॉलिटिक्स में आते, हमारे बहुजन समाज पार्टी में आप लोग आ जाइए, आपका हमारा दलितों का, मुस्लिम्स का बहुत अच्छा जो है ना ये होता। वो बहुत 1-2-3 सिटिंग्स हुए। उसके बाद खान साहब जो है ना मेरे से भी मशवरा करे क्या करेंगे बोलकर। तो हम लोग बोले एक अच्छा यह है, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी बहुत जो है ना पॉलिटिक्स में हम मुस्लिम्स बहुत पीछे है यहाँ पर, क्यों ना हम पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। उस दरमियान में जो है ना हमारे वीरपाक्षी, उर्कुंदप्पा और वाई नरसप्पा बोलकर थे, और कई लोग थे उसमें, लक्ष्मण बोलकर थे, बहुत सारे लोग जो है ना मिल गए। पार्टी तो कायम थी, उसमें एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे खलील खान साहब को बनाया गया और बीएसपी का सिटी प्रेसिडेंट मेरे को बनाया गया। हम बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करे उसमें, कई टाइम कई चीजों के ऊपर हम धरने डाले और अपने प्रोटेस्ट करे और अपनी बात को मनवाए, लोग भी सराहे उसे। खरीब में जो है ना हमारे पास शायद पहले एमएलए इलेक्शन आया, उसमें खान साहब जो है ना कॉन्टेस्ट करे थे, उसमें कम वोट मिले उनको। लोग ये कह रहे थे, मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ, खान साहब ये एक बात छोड़िए, आइंदा टाइम इंशाल्लाह आपके फेवर में हम काम करेंगे, आप जैसे लीडर हमारे चाहिए, ये बात थी वो लोगों में। तो सैयद यासीन साहब शायद उस टाइम जीते हो, हाँ जीते 99 में। तो उसके बाद काउंसिल इलेक्शन आ गया। काउंसिल इलेक्शन आने के बाद जो है ना हमारे पास तकरीबन 18 जगह शायद हम लोग जो है ना काउंसलर्स को ठहरा करते, जिसमें मैं भी था। तो हमारे 2 काउंसलर्स कामयाब हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं था, मगर हम लोग जो है ना कोशिश करें, मेहनत करें, डोर टू डोर कैंपेन करें, खान साहब हम सब मिलकर बहुत सारे जगह कोशिश करने के बाद एक वीरपाक्षी जीते, दूसरे आजम खान अंदुल किले से जीते। एक बहुत खुशी का लहर थी और तकरीबन 6 जगह सेकंड प्लेस और 4 जगह थर्ड प्लेस जो है ना हम आए। वो कुछ इसकी वजह से खान साहब का कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, उसके बाद जो है ना वो पार्टी की फिर हम लोग धरना भी डालकर कल्प्रिट्स कौन है उनको बाहर लाना बोलकर तकरीबन मेरे ख्याल से 45 डेज मैं खुद वहां पर बैठा हूँ धरना में, और हमारे पार्टी के लोग बैठे हैं खलील खान मर्डर केस के। हाँ, उसके बाद जी हाँ बैठ कर जो है ना वो कल्प्रिट्स को हम लोग जो है ना बाहर लाए, उनको कौन है क्या नहीं बोलने का, ये सारी चीजें। खान साहब की बहुत दिलेरी थी। यमी राना साहब हमारे लिए बहुत बेहतरीन सपोर्टिव थे, उनसे भी हम सीखे। ये सारी चीजें जो है ना पॉलिटिक्स के हमारे थे। आप कांग्रेस से कब से जुड़े? कांग्रेस से पूरी तरीके से मैं खुलकर नहीं जुड़ा हूँ। हमारी एक आदत है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक अच्छा काम कौम मिल्लत के लिए एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से मैं खुलकर जो है ना कांग्रेस में नहीं उतरा, क्योंकि मैं जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था तो कुछ उसमें देखा था, कुछ हमारे को राज नहीं आते थे वो बातें, इसलिए कैनवसिंग में जैसे कि हो सकता है हम लोग ठहरे वक्त इलेक्शन में बास लोग शराब भी पूछ रहे थे और पैसा भी पूछ रहे थे। पैसा थोड़ा बहुत दे सकते, अगर हम पैसा देना है तो फिर हम कहीं से तो 2 नंबर काम करके लाके पैसा लोगों में बांटना, तो इसमें हमारी ईमान भी कायम नहीं रहती। तो इसलिए मैं जो है ना उसमें आगे पॉलिटिक्स, इलेक्शन एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है ना मैं जरा पीछे हो गया। फिर सेकेंड टाइम वहाँ के लोगों का डिमांड भी था वार्ड नंबर 29 से, इस मरतबा आप ठहरिए 75% वोट मुस्लिम नॉर्थ मुस्लिम्स के सब आपको आते हैं इंशाल्लाह बोलकर। तो फिर मैं हजरत क़िबला से मशवरा करा, तो आपसे जो है ना अल्लाह ताला हर पार्टी से काम लेने वाला है। आप एक इसमें
पार्टी में ये मत करिए, हर पार्टी से आपको काम लेना है, आप आगे कौम और मिल्लत को काम करना है बोलकर ये बात मेरे को सुनाए थे। वो हमेशा याद आती बात, फिर मैं अपने पैर जो है ना पीछे खींच लेता हूँ पॉलिटिक्स में। हाँ, तो ये हकीकत है, मगर गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में है ना कुछ उम्मीदवारों के नाम जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहे थे, उसमें एक नाम आपका भी था, MI से इकबाल साहब जो इस मरतबा MLA इलेक्शन लड़ेंगे। आगे कहीं ऐसा हुआ तो? यासीन साहब, सैयद यासीन साहब मेरे को APMC का डायरेक्टर बनाए थे। मेरे खुद भी मालूम नहीं था और मेरी आदत नहीं, मैं जाके ये ओहदा दो वो ओहदा दो ये पूछने की मेरे को आदत नहीं। कई लोग बोलते क्यों नहीं आप RDA पूछते, क्यों नहीं आप वो पूछते, क्यों नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर APMC के हम जो है ना 1.7 एकड़ में लेआउट मार्केट का भी बनाए, साथ में जिन्निंग के लिए 2-2 एकड़ का हमारे नरसन गौड़ा बोलकर जो है ना चेयरमैन थे, हम ऑफिशियल का सपोर्ट लेते हुए सारी चीजें करने के बाद आज एक बेहतरीन मार्केट आपको नजर आती है। शानदार होलसेल मार्केट हमारी जो है ना वहां पर बनी है। पहले ऐसा था हमारा मामला, हमारे टुमकुर से, बेलगाम से, वो चिकमगलूर से, वहां से व्यापारी आए तो छी ये मार्केट रही यंग मार्केट व्यापार था बोलकर पूछते थे हमारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट उनके लिए कर्नाटक स्टेट में रेफरेंस बनाना है तो मॉडल मार्केट ऐसा बनाइए। तो ये जो है ना हमारे कहीं भी मौका मिला तो हम इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पर अपनी छाप छोड़े, हमारे कौम मिल्लत के लिए, हमारे रेचू सिटी को डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आज के जो मौजूदा सियासत है वो आप खलील खान साहब की सियासत देखे, यासीन साहब की सियासत देखे और इनायत बोथरा साहब की भी सियासत देखे और कई लीडरों की सियासत आप देखते हुए आ रहे हैं गुज़िश्ता 30 सालों से। आज की सियासत के बारे में आप क्या कहना चाहिए, कैसे लीडर साहब के और आप कैसे उनको कौम के लिए किस तरह से काम करना चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मैं अब ये बोलना चाहूंगा, कॉर्पोरेशन इलेक्शन हमारे सामने है। मैं तमाम पूरी अवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाए, आप लोग समझिए कितना इम्पोर्टेंट एक कॉर्पोरेटर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉर्पोरेशन बन गया, कॉर्पोरेटर कितना इम्पोर्टेंट है। आज कितने जो है ना परेशानियां हम फेस कर रहे हैं। कई लोग ये खाता नहीं मिल रहा बोलते, कई लोग म्युनिसिपैलिटी में काम नहीं हो रहा बोलते, करप्शन बढ़ गया बोलते। तो अच्छे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे ये चीजें नहीं सुधरेंगे। आप देखिए आज के जो भी हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कॉर्पोरेटर्स हैं, नहीं बोलकर नहीं, मगर काम किस तरीके से वहां से कराकर आप अपने वोटर्स को खुश करना चाहिए। आपको इसलिए बनाया जाता कि आप जो है ना किसी को भी तकलीफ में ना डालें, आप तकलीफ से उनको दूर करें। अगर कोई काम ऐसा नहीं है, किसी का घर है, उनके डॉक्यूमेंट्स है, सेल डीड है, वो बराबर जो है ना उसका मोटेशन भी कराना चाहिए, ये खाता भी दिलाना चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी जो है ना ये करना चाहिए। अगर मेरे पास भी कोई आते हैं तो मैं जाके बुला लेके जाके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम कराने की कोशिश कर। मैं खुद भी फोन करके बोलता हूँ ऑफिसर्स को, वो क्या है देख लीजिए, फुलफिल कर डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए बोलकर बोलता हूँ। क्लर्क्स वगैरह को नहीं बोले तो लास्ट टाइम हमारे को ऐसा भी टाइम आया, हम जाकर फेस करें, बात कर जो है ना ये करें। ऐसी बात नहीं होती। कॉर्पोरेटर बोले तो वो सारी चीजों का जिम्मेदार है, जो है ना उनके घरों के डॉक्यूमेंट वगैरह भी सही करके देना। तुम कॉर्पोरेटर है भाई, तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन में हमेशा म्युनिसिपल कमिश्नर रहता। आप क्या सर इनका क्या प्रॉब्लम है आप नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते आप। रही बात CC रोड्स, कलवर्ट्स, लाइट, पानी, आप खुद बेहतर जानते हैं इरफान साहब हमारे एरियाज में क्या हालत। आप वार्ड नंबर 4 ये देखिए, दूसरे हमारे मोहल्ले देखिए। आप मेरे किसी से शिकायत करने का ही नहीं, क्वालिटी वर्क नहीं करा रहे हम लोग। आप ठहर कर क्वालिटी वर्क कराइए। CC रोड बेहतरीन डलाइए, एक बार रोड डाले तो 25 साल तक चलना हो रोड। आपके बड़े, आपके जो लीडर्स हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि भी क्वालिटी वर्क होना, अच्छा वर्क होना। आपको अगर हमेशा के लिए आपको डिफीट करने के लिए सोचना चाहिए, आप वैसे कॉर्पोरेटर बनो, आप वैसे MLA बनो। अगर कोई आपको जो है ना आपके अगेंस्ट कंपटीशन में कोई कॉन्टेस्ट करना चाह रहा तो 100 टाइम सोचना, आपके जो है ना किरदार, आपका वर्क वैसा रहना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारे प्रेजेंट कॉर्पोरेटर्स की भी कि आप ऐसी जो है ना अपनी छाप बनाइए और अच्छे से अच्छे काम करिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसेस में भी हैं, सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये नहीं है। आप कॉर्पोरेशन में जितने भी हैं कॉर्पोरेटर्स हैं, वहां पर किसी एक को तकलीफ हो रही तो
पूरी जो है ना आपकी जिम्मेदारी। कोई भूखा सो रहा तो भी आपकी जिम्मेदारी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में गश्त करते थे वो। गश्त मत करिए आप, किसी की तकलीफ है तो उनकी तकलीफ दूर करने की हम कोशिश करेंगे सब मिलकर, ये हमारा फर्ज बनता। बहुत अच्छी बात कही आपने। आइए हम सियासत से अब शोबा तालीम की तरफ चलते हैं। तो आप शोबा तालीम में किस तरीके से आपको दिलचस्पी पैदा हुई? वो कौन सी वजह थी या क्या चीज थी जो आपको तालीम की तरफ खींच कर लेती थी? हालांकि आप पहले ही से तालीम हासिल करना चाहते थे, आपके हालात की वजह से नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप आज कई एजुकेशनल इदारों में आप जो है कहीं सदर हैं, कहीं सेक्रेटरी हैं और कहीं पर यूं ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इस शोबे में इस तरीके से आया, मेरे को इंटरेस्ट था। मैं जब बिजनेस भी कर रहा था, जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चा हो गया, मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद सोहेल, उनको स्कूल को भेजने का टाइम आया, तो मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में जब एडमिशन कराने के लिए कोशिश करा तो इन्फेंट जीसस में एडमिशंस खत्म हो गए बोलकर बोले। रेकमेंड्स चलता, ये पहला तजुर्बा मेरा, तो रेकमेंड चलता, किसी का जो है ना लेटर वगैरह लाना करना, सुकानी साहब का लाना या ऐसा, और हमारे यमी राणा साहब का, तो यमी राणा साहब के पास में गया तो अरे फोन करके बोल दिया हमारे इकबाल साहब आ रहे हैं, उनका पहले आप एडमिशन कर। तो वहां से मेरे को एजुकेशन की अहमियत मालूम, इसके लिए ये चीजें हैं, एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। बच्चे को पढ़ाते गए, देखते गए बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बच्चे को मैंने MBA UK से कराया, और एक बच्चे को जो है ना PUC सेकेंड ईयर के बाद वो साथ मेरे बिजनेस में आ गया। थर्ड बच्चा जैन यूनिवर्सिटी से BBA कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीजें हैं, पर मेरे को इंटरेस्ट इससे पैदा हो गया कि हमारे मंडले बच्चे को भी मैं हमारे लिटिल जेम्स स्कूल में एडमिशन कराया था। अनवर वहीद साहब वहां पर सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने बोले कि क्यों ना आप जो है ना हमारे इदारे में शामिल हो जाते एज ए ट्रस्टी, आप भी इस्माइल भी ठीक है बोलकर हम दोनों ट्रस्टी बन गए। तो वो बोले कि भाई आप जो है ना जगह हमारे को दीजिए, वहाँ पर स्कूल कायम करेंगे, क्योंकि पहले वो डॉक्टर नजमुद्दीन साहब की बिल्डिंग में चलता था स्कूल, छोटी थी बिल्डिंग, ठीक है बोलकर हम दिए। उसके बाद 2 साल के बाद वो कंस्ट्रक्शन करे, छोटे छोटे क्लासरूम्स बना कर उसके बाद जरा ये हो गया फाइनेंशियली भी स्कूल का ये था, तो अच्छी बिल्डिंग बना कर देते बोलकर हम लोग ऑफर करें कुछ नॉमिनल रेंट पे। जब हम जुड़ गए हैं तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनेंगे बोलकर, बेहतरीन आप खुद देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है। वो बिल्डिंग जो है ना मैं और हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब ओनर वो बिल्डिंग बनाकर पूरी तरीके से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जगह सब हमारी है, एक नॉमिनल रेंट पे दिए हम। वहां से इंटरेस्ट बढ़ गया मेरे को भी, और वहां पर फिर दूसरे साल में मेरे को एज ए ट्रेजरर बनाए वहां पर। और हर टाइम मैं अगर मैं कहीं भी कुछ भी बनता हूं तो मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करना, नाम के लिए नहीं बनना चाहता, एक्टिव पार्टिसिपेट कराने में वहां पर जो है ना एज ए ट्रेजरर काम करे तकरीबन 8 साल। उसके बाद फिर पिछले 7 साल पहले जो है ना मेरे को एज ए सेक्रेटरी बनाया गया लिटिल जेम्स स्कूल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 1400 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हमारी पूरी कोशिश है और एक बिल्डिंग में हम कायम करें, वहां पर जो है ना PU कॉलेज लाना। कुछ थोड़ी बहुत इसकी वजह से नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे हमारी ख्वाहिश है कि वहां पर PU कॉलेज भी लाना है, फॉर बॉयज लाना बोलकर इरादा है हमारा, क्योंकि हमारे अलकरीम कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर बॉयज को भी स्टडी देना बहुत जरूरी है आज के तारीख में। तो बॉयज को जो है ना हम लोग एक PU कॉलेज कायम करने के आगे मंसूबा रखे हैं, आगे और जो है ना दूसरे कोर्सेस लाना बोलकर वहाँ पर कोशिश चल रही है। दुआ करिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर ये करेंगे। ये अलकरीम का एस्टेब्लिशमेंट कैसा हुआ? अलकरीम ट्रस्ट जो है ना शायद 2011 में बना, उसमें मेरे को भी हज़रत क़िबला जो है ना फोन करके बोलते मेरे को भी ऐड कर लिया एज ए ट्रस्टी, उसमें मैं बन गया। 2011 में हमारे पास अलकरीम प्राइमरी स्कूल हम खोले, वो उसके बाद वो एक बिल्डिंग बनाए हम लोग, बड़ी बिल्डिंग बनाए, वो कुछ लोगों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बन गई। हम हज़रत क़िबला से ट्रस्टीज जो है ना और सब मिलकर बात करें कि क्यों ना हम, लोगों का तकाजा भी है, हमारी लड़कियां जो है ना दूर जा रहे, वहां से कुछ गलत हादसे भी हो रहे बच्चियों के साथ, तो इसके लिए हम अलकरीम PU कॉलेज फॉर गर्ल्स क्यों नहीं खोलना चाहिए। तो हज़रत क़िबला भी अल्हम्दुलिल्लाह मान लिए। फिर उसके लिए चलाने के लिए क्या क्या ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर टाइप भी होना चाहिए, करना चाहिए। फिर मैं, हमारे अनवर वहीद साहब और हमारे कोसगी इकबाल साहब और हमारे शरीफ अनवर साहब, शेख निजामुद्दीन पटेल साहब, सैयद रुकनुद्दीन मतीन साहब, ख्वाजा जाकिर हुसैन साहब, कंटिन्यूअसली 6 महीने तक हमारी मीटिंग्स होते थे। शरीफ साहब के मकान पे होती थी, कभी इधर होते उधर, कभी उधर, ऐसा बातचीत होती थी। होने के बाद जो है ना सारे पेपर्स हम तैयार करें परमिशन के लिए,
तैयार कर बास टाइम रात में 2-2 बजे तक भी बैठे, क्योंकि पहला तजुर्बा था। हज़रत क़िबला की जो है ना पूरे हर टाइम फिक्र रहते थे, आप शुरू करिए, क्यों देर हो रही। तो हम लोग पूरी तरह से पूरे पेपर्स तैयार कर बेंगलुरु को रवाना कर दिए DDPU के जरिए से। बेंगलुरु में जो है ना लेट कर दिए वहां पर गवर्नमेंट, जब हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर मैं हमारे अशरफ साहब बोलकर हैं, शमीम साहब के लड़के, वो दोनों मिलकर जो है ना हम लोग बेंगलुरु, मैं शायद मेरे पर्सनल वर्क के लिए भी मैं कभी रोज 3-4 दिन बाहर नहीं रहा, क्योंकि मेरे मसरूफियात के कारोबार की वजह से, मगर वो काम के लिए हम लोग वहाँ 3-4 दिन रहना पड़ा। यासीन साहब के जरिए हम वहाँ पर पहुंचे। पूरे स्टेट के फाइल्स रुककर थे। यासीन साहब खुद आए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर को मिले। एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, आप ये कैसा होता है, इतना लेट हुए तो लोग कॉलेज खोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाद में जो है ना होने तक यहाँ पर एडमिशंस खत्म हो गए थे। नेक्स्ट ईयर 2015 में जो है ना हमारा कॉलेज कायम हुआ। अल्लाह का एहसान है, यहाँ भी कुछ डिफिकल्टीज आ रहे थे, ऑफिस में जाके हम लोग जो है ना वो क्लियर कर लेके, और 2015 में PU कॉलेज फॉर साइंस एंड कॉमर्स हम कायम करें। और उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारे शरीफ साहब सुबह से लेकर शाम तक फी सबीलिल्लाह का, और मैं भी, हम लोग कोई हमारे कुछ लगते हैं, हम वहां से कुछ लेते। और SN पटेल साहब भी जो है ना रिटायर्ड होने के बाद पूरी तरीके से आ गए। खालिद मोहिउद्दीन फर्स्ट हमारे फाउंडर प्रिंसिपल, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। विद्यानिधि के अब वाइस प्रिंसिपल हैं और अभी भी आकर क्लास लेते हैं। ऐसे कई लोगों की मदद है हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह। वो कॉलेज जो है ना बेहतरीन तरीके से 2015 में खुला। वो उसका परमिशन दिलाने में मेन रोल हमारे सैयद यासीन साहब का। उसके बाद 2017 में फिर हम कॉलेज PU पा लिए। अब हमारे बच्चा फिर हायर स्टडीज को दूर क्यों जाना, डिग्री कॉलेज खोलना बोलकर हमारे ट्रस्टीज में आवाज है। मौला अली साहब है, हमारे फेरोज साहब है, हमारे रोजगी अकबाल साहब है। ये ट्रस्ट मीटिंग में हजरत से रिक्वेस्ट करे कि हम डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे। उसके लिए क्या है देखिए बोले, तो पूरे पेपर्स वगैरह रेडी कर लिए। करने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फाइल ये करके मैं बोसरा साहब को मिलने के बाद ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ डिग्री ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು नमगे फाइल ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ। रवि साहब भी थे, बोसरा साहब भी थे। वहां पर उनका एक पीयर था बेंगलुरु में, उसका नाम शरणु पीयर। तो मैं फोन किया तो पूरे ऑफिस में 8 दिन के अंदर पूरी फाइल कंप्लीट कर ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು, ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸರಿ ಆಯ್ತು बोलकर बोसरा साहब के पास गया। ये आए थे ये मारते बोले, बोसरा साहब रायरेड्डी साहब को बोल दिए। नेक्स्ट डे अप्रूवल हो गया। फिर मैं देखिए आप बहुत बड़ी बात है, ये हम इस्तेमाल करना है। इस तरीके से लीडर्स को इस्तेमाल करके हमारे कौम और मिल्लत का फायदा हम पहुंचा, तो हम वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी डिग्री के लिए। और वो काम ऐसा हो गया। होने के बाद हमारे एक आदमी को मैं भेजा, सिर्फ वहाँ कंसर्न कलर को कुछ देकर जो है ना वो फाइल ले गया। और हमारा 2017 में डिग्री कॉलेज भी कायम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री कॉलेज का, PU कॉलेज का आप खुद देख रहे हैं रिजल्ट्स कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार। मैं समझ रहा हूँ जितने भी बच्चे एडमिशन हुए हमारे पास आज तक हम एजुकेशन दे देते आ रहे हैं, अगर वो कॉलेज नहीं खुलता तो 50% बच्चे ड्रॉप आउट है। इस लिहाज से हो जाते कि हमारे पास जो है ना फीस बिल्कुल कम है। और दूसरी बात क्या है, अगर कोई टॉपर है 90+ है उसके लिए फीस माफ है। ओनली गवर्नमेंट फीस है 3800 रुपए, 4000, बाकी कोई फीस नहीं है हमारी। और जो बच्ची 80+ लाती है उसको जो है ना 50%। ये हमारे हजरत क़िबला की तरफ से डायरेक्शंस हैं हमारे को, शरीफ साहब को, सबको। हमारे बच्चा पढ़ना चाहिए, ये हमारा कमर्शियल इदारा नहीं है। हम जो है ना अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ेंगे बोलकर कोशिश करें। और हमारे पास जो है ना जिसके वालिद नहीं रहते उनको भी फीस तकरीबन कंसेशन है हमारा। तो इस तरीके से जो है ना ये हमारे इदारे कायम हुए। हमारे पास अल करीम स्कूल भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप आकर स्कूल का भी मुआयना कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, टीचर्स वगैरह, लैब सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लैब है। वहां पर 800+ बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल मिलाकर। स्कूल में 800+ बच्चे हैं और PU में 200+ बच्चे हैं। डिग्री में भी 160 बच्चे लड़कियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हजरत क़िबला फिर खतीजतुल कुबरा भी कायम करे थे 2009 में। वहां पर 8 साल की बच्ची से लेकर
40 साल की खातून तक आकर 240 बच्चियां वहां पर पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए आप ये सब अच्छी बात है, लेकिन एक चीज अवाम में मैं ये भी सुना है कि जो है पेरेंट्स से ये शिकायत आती रहती है कि जो है इकबाल साहब जहाँ पर भी इख्तिदार में है वहाँ पर वालिदैन को फीस के लिए सताया जाता है। देने में ताखिर अगर होगी तो जो है बच्चों को बाहर खड़ा करते, चाहे लिटिल जेम्स हो या फिर अलकरीम हो, और बाद जगह तो बच्चों को एग्जाम ही देने नहीं देते, सता को देते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। वो एडमिनिस्ट्रेशन मामले में मैं जरा सख्त हूँ, इसलिए सख्त हूँ। मैं जब एडमिशन के लिए, मेरे पर ही मिसाल लेकर बोलता हूँ आपको, मैं अगर एडमिशन के लिए लिटिल जेम्स या अलकरीम को जा रहा हूँ तो मैं गरीब बनकर करता हूँ। ऐसे भी पेरेंट्स हैं हमारे पास आते। तो ये चीजें अब आप इरफान साहब कौन है मेरे को मालूम, आसिफ साहब कौन है मेरे को मालूम, सोहेल कौन है मेरे को मालूम। अगर ये लोग भी जो है ना बिल्कुल जो है ना फीस के लिए कंसेशन पूछेंगे तो कैसा होगा? नहीं, कंसेशन भी करते हैं, अगर बच्चे देने में ताखिर करे तो ताखिर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। मैं आपको रिकॉर्ड के साथ पेश करता हूँ। मैं आप आइए कल स्कूल के अंदर, बस पेरेंट्स 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल और 10-10 मरतबा उन्होंने टाइम लिए। हम ये महीने में देते, हम ये 2 महीने में देते, हम ये 6 महीने में देते। ये सारी चीजें जो है ना उनके रेटिंग्स में रिकॉर्ड्स मौजूद है, फिर भी फीस नहीं देते। तो इसके लिए हम जो है ना वो सख्तीपन करना पड़ता है। जब आप देखिए, आप हर माहाना जो है ना लिटिल जेम्स स्कूल का पेमेंट, सारे खाली फैकल्टी का पेमेंट, टीचर्स का 12.5-13 लाख रुपए। तो ये कैसा चलेंगे आप बताइए? हम जिसके वालिद, हमारे पास बच्चा पढ़ रहा, बच्ची पढ़ रही, उसके वालिद का अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया, ऐसे हो रहे केसेस, तो उनके लिए हम फर्स्ट टाइम फीस माफ कर। ये जेन्युइन है कि भाई जिसके वालिद नहीं है हम उनको देना चाहिए। आप आके रिकॉर्ड देखिए, स्कूल में हमारे पास 2 लाख प्लस जो है ना हमारे पास जो बच्चे जिसके वालिद नहीं है, अलकरी में भी वहां पर जो है ना सालाना फीस उनको माफ कर दीजिए। फर्स्ट टर्म फीस टोटली माफ, उनको एक डेथ सर्टिफिकेट लेते वो बच्चे का, क्योंकि बच्चे वालिद नहीं है बोलकर मालूम होना, वो लेकर जो है ना उनकी फीस, फर्स्ट टर्म फीस माफ कर देता। ऐसा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए हमारे सालाना स्कूल में, और हाँ ईयरली। और हमारे पास पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी आप आके विथ रिकॉर्ड देखिए, हमारी टोटल फीस जितनी कलेक्शन रहती है उसमें से 20% जो है ना माफ हो जाए। हम ऐसा से सख्ती नहीं करते, हम ये चाह रहे आप फीस नहीं देंगे। दूसरे इदारों में आप देखिए, आज लिटिल जेम्स स्कूल की जो पढ़ाई है, आप 40,000 जहाँ पर फीस दे रहे हैं, वहां पर जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो क्वालिटी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल जेम्स स्कूल के अंदर है। कोई चीज में हम बच्चों को पीछे नहीं रखते, और स्पेशल क्लासेस भी लेते। 1 महीना हम एडिशनल क्लास लेते एसएसएलसी के लिए, फिर स्पेशल क्लासेस लेते, टीचर्स को पेमेंट करते हैं। नहीं, वो क्या है, आपके इदारे में बच्चों को इसलिए शरीक करते हैं कि होम का स्कूल है उनको। अब वहाँ पे आपके लिटिल जेम्स का एक मसला क्या हो रहा है, तो आप 9-15 गेट लॉक कर देते हैं, कोई गेट के पास रहता नहीं, आपका स्टाफ सब अंदर रहते। अब वो पेरेंट्स दरवाजा मारते मारते थक जाते। बड़ा मसला क्या हो रहा होता है, एक तो वहाँ पे ट्रैफिक का आने जाने का निजाम सही नहीं है, दूसरा क्या है 9 क्लास के, 8 क्लास के, 10 क्लास के लड़कियां बाहर ठहरे, तो वो देखने के बाद किसी को भी है ना एक एतराज करना आप पे एक आ जाता जज्बा। आप 9:15 हम टाइम लगाए इरफान साहब, कल भी आप जाके चेक कर लीजिए, 9:25 तक अंदर ले रहे। हाँ, ऐसा एक 5 मिनट नहीं, सुनिए, आप पेरेंट्स से भी इंटरव्यू लीजिए। 9:15 हम टाइम लिख के लगाए, 9:25 तक लेना बोल दिए, 9:25 तक भी ले रहे, 9 अगर बारिश विरिश है 9:30 तक भी ले रहे, 35 तक भी ले रहे। हो रहा क्या बोलिए आप, ये किसके वास्ते में कर रहे हैं? हमारे को जो है ना हमारा एक स्कूल अच्छा चलाना है। आज हमारे बहुत फख्र होती है, हमारे लिटिल जेम्स स्कूल के बच्चे, हमारा लड़का बता रहा था, हमारे लड़के का साला यूके में रहता, यूके में लंदन में रहता, वहां पर हमारे 2 लिटिल जेम्स स्कूल के बच्चे भी हैं। और यहाँ पर इंडी विलेज बोलकर हम हर बच्चे की सीनियर्स की भी हम जो है ना वहाँ पर नजर रखते हैं। बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे जो है ना कुकनूर विलेज की 6 गोल्ड मेडल लेकर डॉक्टर बनी, असमा रूही वो डॉक्टर बनी, अब पीजी कर रही, अनम डॉक्टर बनी। ऐसे कई बच्चियां जो है ना डॉक्टर्स बन गई। और वक्त की पाबंदी करना चाहिए। देखिए 9:45 से क्लास स्टार्ट होती, 10:30 तक भी बच्चे आ रहे थे, क्या लेना चाहिए? उधर क्लास भी डिस्टर्ब होती, उनका एजुकेशन खराब होता। हम ये कर रहे हैं ना हमारे बच्चों के बेहतरी, हमारे स्टूडेंट्स के बेहतरी के लिए, उनके वालिदैन को एक अच्छे तालीम याफ्ता बनकर यहाँ से निकलना, ये हमारी कोशिश है, उससे हटकर कुछ भी नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि हमारे कौम में लड़कियां ज्यादा जो है कामयाबी हासिल कर रही, लड़के उनकी बनिस्बत बहुत पीछे है? इसकी बड़ी वजह क्या होंगी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
लड़के पीछे होने का इसके पीछे जो राज है, हमारे लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां पढ़ने की तरफ और टीचरों की तरफ जो है ना राखिक हो जाते, होमवर्क करते, सुनते बात। लड़कों को जो है ना बाहर माहौल सही नहीं मिलता घरों में। और जो ट्यूशंस ले रहे हैं बच्चे, ट्यूशंस के पास भी माहौल, शायद मेरी बात ट्यूशन टीचर्स को गलत लगेंगे, उनसे माजरत चाहता हूँ मैं। आप खुद भी देखिए, हमारे पास फोटोज भी आए, बस ट्यूशंस के बाजू दुकान आ रहे थे, सिगरेट आके लेते और उनको पैसा मिल जाता। माँ ज्यादा बेटे को लाकर क्या करते, उसको पैसा देते, उन्हें 5th 6th पास हुआ तो एक साइकिल दिला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहते, तो बच्चा काबू में नहीं आता। बाहर माहौल भी वैसा मिल जाता। आजकल हमारे पास, हमारे मोहल्ले में, मुस्लिम माशरे में माहौल देखिए आप, 10-10, 11-12 बजे तक बच्चे जो है ना बाहर खेलते रहे। इनको कौन ये करना? हमारे बचपन में ये होता था, हम बाहर खेल रहे तो कोई बड़े आदमी आ गए तो दिन के टाइम की बात बता, हम घरों में भाग जाते। पहले का माहौल क्या था? आप एक एजुकेटेड है इरफान साहब, आपके अड़ोस पड़ोस में 2-4 स्टूडेंट्स है छोटे छोटे, आप बुलाकर पढ़ाते थे। मैं खुद पढ़ा, हमारे अब्बाल भी वाजिद भाई जो रहीम भाई बोलकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में है, उनके बहने मेरे पढ़े। और हाजी मोइन अजहर साहब के पास मैं जाके हिंदी सीखा, अरबी सीखा। ये होता था पहले के लोग, बहुत सारे जो है ना ऐसा पढ़ाते थे। ये आज माहौल नहीं रहा। आज का माहौल अजीब बन गया कि आज जो है ना हम पड़ोस से सही नहीं रहते, और किससे क्या इस्तेफादा हासिल करके हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीजों में हमारे पीछे है। ये एजुकेशनिस्ट है, आप एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते लड़कों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए आप अपने स्कूल में कौन सा तो स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहेंगे क्या? इंशाल्लाह हमारा मंसूबा है, अब हम ज्यादातर बच्चों को जो है ना काउंसलिंग करें, ज्यादा फोकस हम जो है ना लड़कों को करें। हमारे टीचर्स को भी हम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कोई लड़का फेल नहीं होना हमारा, और लड़का, जितने लड़कियां हमारे पास डिस्टिंक्शन में पास हो रहे उतने लड़के भी होना। और एक खूबी, एक बेहतरीन बात है पिछले 2-3 साल से नजर आ रही है इरफान साहब, लड़कों में 10th के बाद इंटरेस्ट पैदा हो रहा पढ़ने का। 10th पास हो जाने के बाद लड़का ये चाह रहा कि भाई मैं जो है ना इंजीनियर बनना, और उसको वो लाइन मिल जा रहा। तो हम लोग जो है ना कंटिन्यूसली हमारे टीचर्स काउंसलिंग कर रहे हैं। जो स्लो लर्नर्स है, पिछले 3 महीने से हम क्लास अलग बनाकर उनको जो है ना अलग बेसिक उनको तालीम दे रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं, और पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और हम खुद भी, मैनेजमेंट खुद भी जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं उनसे काउंसलिंग कर उनको एनकरेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह हर स्कूल वाले इस तरीके से करें, वालिदैन अगर साथ दिए, वक्त की पाबंदी करे, अपने आप को भी अपन चेंज कर लिए, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 100% जो है ना हमारे बच्चे तालीम याफ्ता निकले। ये तो हमारे इदारे हो गए, इसके अलावा और कौन कौन से इदारों में आप खिदमत अंजाम दें? जी, मैं हमारे विद्यानिधि कॉलेज बरकर स्पंदना ट्रस्ट के तहत 2015 में वो खोले, वो लोग पूरे लेक्चरर्स मिलकर खोले वो कॉलेज। 2011-12 में ये मार्केट डिसमेंटल करना, उस्मानिया मार्केट बोलकर ये चला था, मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, वो उसको डिसमेंटल करना है, नहीं बनाते। अनूप कुमार डीसी वगैरह कौन थे, या जयश्री बोलकर वो एसी थे। तो उस दरमियान में जो हम प्रोटेस्ट करे थे, बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करे थे हम। वो प्रोटेस्ट में वो लोग जो है ना, मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कम्युनिस्ट के भी थे, और स्वच्छगढ़ से होराटा समिति बोलकर बनाए थे उन्होंने, यानी कि साफ सफाई, रायचूर क्लीन एंड ग्रीन बोलकर। तो उसमें हमारे मेंबर्स थे पूरे उसमें, मेरे ख्याल से जब अभी हमारे शिवराज पटेल साहब भी थे उससे पहले उसमें मेंबर। तो वहां पर जो है ना उनके साथ दोस्ती हुई, वो मार्केट को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में अल्लाह ताला उनको जरिया बनाया। डॉक्टर चंद्र गिरीश और हमारे दूसरे जो पूरी उनकी टीम है, वो लोग सब मिलकर हमारे साथ दिए। 10 दिन तक हम होलसेल मार्केट भी बंद करे मार्केट को बचाने के लिए, और रिटेल मार्केट भी 15 दिन तक बंद थी, ये सारे, और पूरा रायचूर भी बंद करे। उसके बाद जो है ना वो मामला हट गया। और इसमें हमारी डॉक्टर चंद्र गिरीश वगैरह की जो है ना हमारी दोस्ती हो गई। फिर वो लोग 2014 में मुलाकात हुई, फिर आए, बैठे, बात करे। उसके बाद वो लोग जो है ना जब इन्फेंट जीसस में एज ए लेक्चरर्स काम करते थे, तो एक अपना कॉलेज खोलना बोलकर तैयार हुए। तो उसमें मेरे को भी एज ए मेंबर बुलाए। तो फिर मैं अपने सीनियर हमारे अलहाज मीर मोहम्मद शरीफ अनवर साहब से मशवरा करा, तो बोले कि आप मेंबरशिप लीजिए, उसमें आप रहना, उसमें भी रहना। ठीक है, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं, और इतना बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर भी आप पूछ सकते मेरे बारे में, वहां पर भी हम कभी भी डेवलपमेंट फर्क और अच्छा काम, एजुकेशन देना, और उसको भी हम ज्यादा कमर्शियल वगैरह नहीं बनाए। ये क्या बात है कि मेरे इसमें जो है ना कि ये चीज है कि भाई एजुकेशन से हम पैसा नहीं कमाते, दूसरे चीजें हमारे कारोबार वगैरह है, कोई सब ये एजुकेशन ये ऐसी चीज है
जिस जो है ना दुआएं लेना चाहिए। और रही बात परसों हाल में 4 महीने ये पहले मेंबर बनाए मेरे को, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, प्राइम मिनिस्टर 15.4 उसको उसमें मेंबर बनाए मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी कौन बनाए कैसा बनाए नहीं मालूम है, फिर भी जो है ना हमारे यूनिसार अहमद साहब से भी अच्छे ताल्लुकात है पहले से। NCRD ऑफिस हमारे यहाँ पर आजाद नगर की इमामुल अंबिया मस्जिद में उनकी ऑफिस है, वहां से हम ये काम करते हैं कि जो भी फ्रेश नोटिफिकेशन आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक, वो सारे चीजें सर्कुलेट, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, सहारा कैरियर गाइडेंस और आजाद नगर ये NCRD कैरियर गाइडेंस, ये सारी चीजें वहां से वो लोग भेजते हैं, हम यहाँ से सर्कुलेट हर बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को भेजते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, वो भी काम कर रहे हैं हम लोग। ये 15 पॉइंट प्रोग्राम का मेंबर बनाने के बाद 1% ट्रेनिंग रखे थे हमारे यूनिसार अहमद साहब जंगल रिसोर्ट बोलकर हम्पी के पास, तो वहां पर 2 दिन की ट्रेनिंग थी। अच्छे बेहतरीन ऑफिसर्स भी आए थे वहां पर, CEOs भी आए थे, वो लोग आए समझाए कैसा ऑफिस में बात करना चाहिए, ये क्या आपके हुदूद हैं और कैसा जो है ना आप फायदा पहुंचाना है। M1, M2, M3, M4 हमारे पास सरेचुर सिटी के अंदर 4 स्कूल हैं मौलाना आजाद। अब वो स्कूल्स क्या पोजीशन में है, वहाँ क्या जरूरत है, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करना है। 3 महीने में एक मरतबा आपके DC आपके चेयरमैन रहते हैं, 5 मेंबर बने हैं, मैं हूँ और एक मोहम्मद इकबाल साहब बोलकर हैं, रिटायर्ड KSRTC डिपार्टमेंट, अजीम साहब हैं और उबैद है और एक जो है ना डेविड बोलकर एरगिरे है, 5 आदमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो भी काम कर रहे हैं। हम M3 स्कूल, M4 स्कूल यहाँ पर कहाँ पर, ये पानी टाकी के पास, हाँ फाजबोड़ी गंगा निवास के पास, वहां पर गए इरफान साहब, इतनी हालत खराब है स्कूल की, पूरा 1 घंटा बैठे। मैं हमारे काउंसलर कॉर्पोरेटर वहीद साहब को भी बुला लिया और डिफीटेड का इनको हमारे ख्वाजा साहब को बुला लिया और एक बाबा बोलकर सोशल वर्कर बुलाकर उनसे उठाकर बात कर देखे, तो 17 जून को एडमिशन परमिशन दिए सर बोलकर बोले मैडम HM। तो क्या है एडमिशन, 8 स्टूडेंट्स, 5 टीचर है 8 स्टूडेंट्स। तो हम लोग बहुत फिक्र से करते हुए आप मेरे ख्याल से 14-15 हो गए और नर्सरी भी शुरू हुआ गवर्नमेंट के, तो वहां पर भी 20 स्टूडेंट हो गए। हमारे इकबाल साहब बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत कर रहे, मैं खुद भी गया, पूरे सारे बिल्डिंग का वहां पर बैठने सही चेयर नहीं, टेबल नहीं, पानी पीने का इंतजाम नहीं, वॉशरूम के लिए पानी क्या उठा लेके चले गए। ये हमारी हालत है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की, और हमारे लोग कोई भी जाकर वहाँ पर नहीं पूछते। ये बहुत वहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। ये तो सही है कि गवर्नमेंट जब आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दे इतने अच्छे स्कूल देगी, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल दे, तो हम की भी जिम्मेदारी जाते रहना, देखते रहना, पेरेंट्स जाना, हम लोग जाना, तो वहां पर जाके बहुत ये करने के बाद वो जरा ये आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टेबल चेयर वगैरह आ गए बोल के सुना मैं। तो मेरी एक दरखास्त है हमारे पूरी अवाम से, रायचूर के अवाम से, कि हम ये जो मौलाना आजाद स्कूल है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मॉडल स्कूल बोलकर बेहतरीन बनाए, अच्छे टीचर्स भी हैं, और वहाँ पर टीचर्स की क्या जरूरत है हम इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे, HM को भी वहां पर अकोमोडेट करेंगे, और क्या जरूरत है हम हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से भी, CM तक भी हम मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरे स्टेट के अंदर, और क्या क्या खामियां है उसको करेंगे। मगर अवाम से ये गुजारिश है हमारी, अवाम वहां जाते रहे, देखते रहे, वहां पर आपको फ्री एजुकेशन है, ड्रेस भी दे रहे आपको, बुक्स भी दे रहे आपको, हर चीज ये कर रहे। तो आपका काम है आपके बच्चों को छोड़ना, पढ़ाना, उनको काबिल बनाना। इस तरफ हमारी कौम अगर राग़िब होगी तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा हमारी। तो आप जिक्र कर रहे थे विद्यानिधि का और मौलाना स्कूलों का, साथ ही साथ आपकी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे रेक्यू में सबसे कदीम अखलाकी तालीमी इदारा है न्यू एजुकेशन सोसाइटी, उसकी बेहतरी के लिए आप कभी कोशिश नहीं करें? मैं तकरीबन 12 साल पहले वहाँ पर हम लोग आए, ग्रुप सैयद रुकनुद्दीन मतीन वगैरह, हम सब मिलकर, शायद वो अनवर साहब भी थे उसमें, वो सब मिलकर हम लोग जो है ना कोशिश करें कि भाई हम लोग वहाँ मेंबर बनना। पैसे भी दिए हम, जी अब्दुल रज़ाक साहब के जरिए दिए, बाज़ लोग दूसरे के जरिए दिए, तो वो जो है ना मेंबर नहीं बना है हमारा। रही बात जब जरूरत पड़ी, हमारे लतीफ साहब जब टीचर थे, हम हमारी हैसियत के मुताबिक जब क्लासरूम कुछ ये है बोले तो जो करना था हम मदद करें, बाहर से हम बताते नहीं, जाहिरी अमल हमारा कम है, हम बताने वाले में से नहीं है, करते हैं। अभी भी हमारे वहाँ पर फेरोज साहब हैं एम्पायर, वो हैं, साजिद भी हैं हमारे पड़ोसी सेक्रेटरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, इससे पहले मुजीबुद्दीन साहब भी कर रहे हैं। मेरी एक कोशिश ये है, मैं ये लोगों को ये समझा रहा हूँ, आप फोकस एडमिशन पे ज्यादा करिए। नहीं, वो एडमिशन कब ज्यादा होता है आपको तो मालूम ही है। टीचर्स अच्छे होना, एजुकेशन अच्छी है तो एडमिशन ज्यादा वो अच्छे बात होते रहती है। हमारे फेरोज साहब से भी होते रहते, साजिद भाई भी 2-3 बार वहाँ पर जो है ना इसके लिए बोले थे, मदद करिए वो करिए बोलकर भी बोले थे। इंशाल्लाह हम करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाह रहे कि काम ऐसा मजबूत और फ्रूटफुल होना चाहिए, काम फायदेमंद होना चाहिए। उस तरीके से करना बोले तो हम क्या करना चाहिए, उनके पास वहां पर जो है ना पहले टीचर्स का आप जैसा बताए, टीचर्स अच्छे बेहतरीन टीचर्स होना चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी होना चाहिए। एक जमाने में मैं सुना 84 लाख रुपीस उसको एड आता था ईयरली, 84 लाख। ये हमारे लिए बहुत ही जो है ना बदबख्ती और बहुत ही जो है ना इसका बात है। अल्लाह ताला हमारे समझ साहब को जन्नत नसीब फरमाए, वो उनकी भी बहुत मेहनत रही, मगर हमारे आपसी रंजिशों की वजह से वो इदारा जो है ना कमजोर पड़ गया। अगर आज तक आपका कल्लूर पॉलिटेक्निक कॉलेज रहता तो और 5 से 10,000 हमारे इंजीनियर्स रहते और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहती। वो कंटिन्यू चलता तो आज नवोदया की जगह न्यू एजुकेशन सोसाइटी के जो है ना मेडिकल कॉलेज वगैरह देखते थे। तो हमारी दुआएं हैं, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमसे मशवरा करे या हम अगर बुलाए भी, हम इंशाल्लाह जरूर जाके बैठ के वहाँ पर कैसा जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए बढ़ेंगे, जरूर करेंगे। मॉरल के लिए आप जैसा बोले, परसों हमारे खतीजतुल कुबरा के सदर मौलिमा नूरे सबा मैडम मेरे को फोन करके पूछे, सर मेरे को हफ्ते में एक बार न्यू एजुकेशन सोसाइटी में बुलाकर वहाँ पर 1 घंटा तालीम दो। ठीक है, मैं एक बार हजरत से पूछ के आपको इजाजत, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तो उनको पूछ के मैं इजाजत दे दिया। तो अगर उनके तरफ से भी बात आई तो हम मिल बैठना चाहिए। हमारे पास एक कमी है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशंस वाले सब मिलना बैठना, फ्यूचर प्लान बनाना, कैसा तरक्की करना चाहिए, कैसा गवर्नमेंट वर्क्स लेना चाहिए। एडमिशंस के ऊपर डिपेंड है आपको वहाँ से फंड आने। एडमिशंस अच्छे हो गए, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे हो गए, उस हिसाब से टीचर्स मिलते हैं, टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता, सारी चीज आना। बहुत अच्छी बात है आपने बताई। एक पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अल करीम का जिक्र हुआ, अभी आपने ये भी कहा कि आपके सदर मोहतरम हजरत किबला है, तो हजरत किबला के कुछ पुराने मुरीदीन का यह कहना है कि हजरत किबला जब से अल करीम कॉलेज कायम करे तब से बदल गए। पहले जो है हम आसानी से मिल जाते थे, अब इकबाल भी हाईजैक कर लिया, उनसे मिलना है तो पहले इकबाल भी परमिशन लेना पड़ता जी परमिशन लेना पड़ता है। कहाँ तक उनका एग्जाम दुरुस्त है? नहीं, ये हमारे पास देखिए, ये बहुत बड़ी खामी है हमारे लोगों में। हजरत किबला के दरवाजे हैदराबाद के अंदर हर एक को खुले नहीं, वो तो हैदराबाद नहीं। एक बात, एक पहली बात। दूसरी बात, हमारे मीटिंग्स वगैरह चलते हैं अल करीम के, मुश्किल से टाइम मिलता तो वो मेरे पास आते हैं, घर पे रुकते हैं, फ्रेश वगैरह होकर कॉलेज का। और रही बात मीटिंग के टाइम पे नहीं मिलते, बाकी के वक्त में मिलते हैं। बाज़ वक्त मस्जिद को भी जाके बैठते। परसों की भी बात देखिए, परसों भी की जियारत करवाए, पूरे 3 घंटे 2 घंटे खड़े रहे सर। उनके जो है ना एज का भी तकाजा है, उम्र का भी तकाजा है, उनको जरा घुटने में दर्द वगैरह भी शिकायत है। ये सारी चीजें हैं। मैं हाईजैक करने वाला कौन होता हूँ? मैं एक खिदमत गुजार हूँ तुम्हारे जैसा, जो भी ये लोग शिकायत कर रहे हैं। वैसे कोई ही बात नहीं है, शिकायत आप दूर से करते, आप जो भी शिकायत कर रहे हैं, हम हमारे ट्रस्टीज से, हमारे जो भी ये लोग शिकायत कर रहे हैं, किसी से भी मेरे हर एक के साथ ये गुजारिश है मेरे पास भी हजरत इस टाइम पे मैं किसी को रोकता नहीं मिलने के। और हाईजैक करके मैं क्या करूंगा आप ये बताइए? मैं उनसे क्या फायदा उठाऊंगा? नहीं, मैं मिलने नहीं, किसी को मैं रोका बोलकर आके पर्सनल मेरे को बोलेंगे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। 2-3 वजह से बोले लोग ये नहीं है, इनको क्या है, हैदराबाद को फोन करके हजरत वो हमारे बच्चे की फीस माफ करो तो नहीं से बात करो। अब देखिए यहाँ पर और एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी। हजरत का एक उसूल है, मेरे को जो है ना यहाँ पर उनके गैर मौजूदगी में अपना मुकाम दिए हैं मेरे, यानी कि वर्किंग प्रेसिडेंट। और हजरत खुद बोलते हैं मैं नहीं हूँ, आप वहाँ पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैं जब आता हूँ मैं, तो आप पूरी तरीके से ये करना होता है। रही बात फिर आकर जो है ना हमारे लोगों की फीस के मामले में आती है, इसके रिक्रूटमेंट के लालू से टीचर्स पोस्ट के लिए इतनी बेहतरीन शख्सियत है, वो हजरत की शख्सियत है, आज के वली है हमारे नजरों में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आज तक कोई टीचर के लिए रिकमेंड के लिए नहीं बोल। और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आप चला रहे, अब्बाल साहब, शरीफ साहब, पटेल साहब, आप लोग ट्रस्टीज हैं, प्रेजेंट वहाँ के हैं, आप लोग चला रहे। मैं मुदाखिलत करा तो फिर आप लोगों का वैल्यू नहीं रहता और बात जो है ना बिगड़ जाती। तो उसूल है, जो फीस हमारी है बहुत कम है, उसमें से भी 25% फीस जो है ना हमारे पास
हम लोग माफ करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना आके बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, सारी चीजें कितने, जहां तक हमारे ये है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते लाखों रुपए जो है ना घर से दाल को चलाना भी मुमकिन नहीं है ना। और कभी रोज आप देखिए ये सारी चीजों पर भी गौर करना चाहिए जो ये शिकायत कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में, आपके रायचूर शहर के अंदर हजरत क़िबला एक अल करीम ट्रस्ट के नाम से जो एक एजुकेशन हब कायम करे हैं, मामूली बात नहीं है। आपके लिए इससे कौन फायदा उठा रहे बोलिए? आप लोग फायदा उठा रहे ना, फिर हजरत तो नहीं फायदा उठा रहे, अब्बल साहब तो नहीं उठा रहे फायदा, आप लोग फायदा उठा रहे। और रही बात, अगर गवर्नमेंट रेट वगैरह हमारे को आता, हम 1 रुपया भी फीस लेते तो वह हमारे लिए जो है ना आपकी बात दुरुस्त है। हम इतना भी कंसेशन नहीं दे सकते कि जो है ना पूरी तरीके से आपको फ्री एजुकेशन दे, वो दे, ऐसा नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया अब्बल साहब, आपको काफी जो है तालीम के सिलसिले में काफी मालूमात फराहम करे। एक आखिरी सेगमेंट, आप जो सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, ताल्लुक से बात करके हम आज का पॉडकास्ट खत्म करेंगे। तो आप क्या क्या आपके सोशल एक्टिविटीज हैं, उसके बाद मैं आखिर में आपसे जो है वो हालिया में दिनों में जो शाहीन बाग का केस आप भरे हुए, वो आखिर में आपसे सवाल, आप कौन कौन से और मजीद फलाई काम आप कर रहे हैं? फलाई काम आप बोले तो हमारे जैसे कि आप जमीयतुल उलमा से भी जुड़े हुए हैं, जमीयतुल उलमा हिंद का फंक्शन भी कराए थे आप महिला समाज में। तो जमीयतुल उलमा हिंद से मैं जो है ना पिछले तकरीबन 18-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर मैं सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी, परसों भी इलेक्शन हुआ, वो मेरे को सेक्रेटरी चुने हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोशल एक्टिविटीज में ये है, जमीयतुल उलमा हिंद से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी हमारे कौम को कुछ परेशानी आ रही है या फिरका परस्त ताकतें कुछ जो है ना उनको सताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि तले खान में भी हुआ था। तले खान में हुआ तो हमारे को बोले, वहाँ से फोन आया तो हम लोग मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब, आसिम अख्तर साहब, हाफिज अब्दुल लतीफ साहब, सैयद शाह इनायतुल्लाह कादरी साहब, ये सारे लोग हैं। हम लोग अभी शायद मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, सब मिलकर 15-20 जने हम लोग, वहाँ इमीडिएट एक्शन होना था। वहाँ पर बहुत सताए, मारे करे लोगों को, बहुत सारी चीजें। वहाँ का कोई जो है ना लीडर था जो सख्त था, तो हमारे पास बात आई तो हम इमीडिएट बैठे, मशवरा करे, NS बोसरा साहब के पास चले। NS बोसरा साहब को पूरे तफसील सुना दिए। बीवी नायक साहब भी थे वहाँ, तो बीवी नायक साहब NS बोसरा साहब बात करके जो है ना उसके बाद इमीडिएट वहाँ के DSP को बात, उसके बाद हमारे को जो है ना SP ऑफिस को भेजे, SP से बात करें। SP से बात करने के बाद इमीडिएट वहाँ पर एक्शन हुआ, सारी चीजें नॉर्मल हो। उसके बाद फिर उनको बेल का इंतजाम, वहाँ से 4-5 एडवोकेट्स आए थे, सब आए थे। जावेद साहब के पास उनके रिश्तेदार एडवोकेट भी थे, आए थे। फिर वो बेल वगैरह करा कर वो काम। उसके बाद रेशमी रुमाल का जलसा हम लोग करे। तो रेशमी रुमाल जलसा जो करे हम लोग, आजादी दिलाने में मुसलमानों का क्या रोल है, ये महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, उनके वालिदैन, वो लोग के खानदान वाले कितने कुर्बानियां दिए, उलमा कितने कुर्बानियां दिए, ये सारी चीजें आप खुद भी देखे होंगे। ये तारीखी जलसा जो है ना हम वहाँ पर करवाए, तो उससे कई लोगों को मालूम हुआ था कि भाई हमारे क्या जो है ना इसमें। अच्छा, ये शाहीन बाग का क्या एहसास ये NRC का कि उसमें आप पर केस होने की क्या वजह है, आप पर और दीगर 27 अफराद पर? जी, वो शाहीन बाग जो कायम होना जरूरी था, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप के ऊपर एक ये था। और शाहीन बाग दिल्ली में भी चल रहा था, बेंगलुरु में भी चल रहा था, गुलबर्गा में भी चल रहा था। हमारे कुल जमाती काउंसिल की जो है ना मीटिंग हुई, जिसमें शरीफ साहब भी थे, पूरे उलमा कराम थे, निजामुद्दीन हाफिज साहब वगैरह, हमारे रिटायर्ड डिप्टी तहसीलदार नजीर साहब, सब जने थे। एक जगह बैठे बात करें, हम भी यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए, ये किसका मामला है, ये बहुत जरूरी है। फिर तकरीबन एडवोकेट्स भी इसमें आए, सबसे मशवरा करके उसके बाद हम एक करे नहीं चलता है, इसमें गैर मुस्लिम हजरात को भी जोड़ लेना। तो इसके लिए 4-6 आदमी की टीम बनाकर, जिसमें मेरे को भी शामिल, नॉन मुस्लिम साहिब इनसे कांटेक्ट करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेके उनसे भी ये करके ये बात को ये करके हम लोग जो है ना प्रोटेस्ट करना बोलकर तय हुआ। प्रोटेस्ट करने बोलकर एक शुरू में आहिस्ते आहिस्ते प्रोटेस्ट करते गए, उसके बाद शाहीन बाग कायम करना बोलकर बात है। अच्छी बात है, हम लोग अभी सिटिंग करना तो टीपू सुल्तान गार्डन में हमारे एक सिटीजन फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलकर जो है ना एक ये बने थे, मानसैया 14 आदमी थे उसमें, और हमारे असलम वगैरह, डॉक्टर चंद्रगिरीश, वो ये सब मिलकर थे उसमें। हमारे उलमा भी थे और एक क्रिश्चियन के नाम है उनका, उन्होंने भी थे उसमें। ये सारे चीजें मिलकर उसके बाद कायम करे हुए कमेटी बनाकर रोजाना जो है ना वहाँ पर हजारों खवातीन 8 दिन में एक बार स्पेशल गेस्ट आते थे गुलबर्गा से,
दिल्ली से वहां से यहाँ से। बहरहाल वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छा कामयाब रहा, बहुत जबरदस्त हुआ। एक मरतबा उस ताल्लुक से हम पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के जो है ना लोगों को जमाए थे स्टेडियम के अंदर, बहुत ही जबरदस्त इंतजाम कर उसमें एज ए चीफ गेस्ट हमारे शशिकांत सिंथिल साहब को, यू निसार अहमद साहब को रखे थे हम, और एक एडवोकेट भी आए थे हमारे दलित। ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन स्टेज बनाकर, बेहतरीन डेकोरेशन कर पूरे जो भी आजादी में हमारे अशफाक उल्लाह खान वगैरह, गांधी जी, नेहरू जी, सबके जो है ना कटोर्स करके शानदार पॉम्पलेट्स देखे करके जो है ना बहुत जबरदस्त तरीके से 35,000 लोग वहां पर 35,000 तक लोग जमा, और स्टेज पे शानदार इंतजाम करे थे। कोई पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं बुलाए, पूरे जो है ना सोशल एक्टिविटीज लोग थे, पूरे जो भी थे करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। उसके बाद शाहीन बाग में केस जो हुआ, आखिरी में कोविड का मामला आने के बाद वो लोग निकालना होगा, ठीक है, बोल को हम लोग कोशिश करें। उसके बाद जो है ना हम लोग खामोश हो गए नहीं। अब ये मामला ऐसा हो रहा कोविड का है, सब जगह एक प्रॉब्लम है, गैदरिंग में रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना, 4 आदमी रहे तो भी 2-2 फीट 3-3 फीट दूर रहना, ये सारे चीजें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो हम लोग भी समझ गए। समझ जाने के बाद जो है ना वहाँ पर कुछ पुलिस स्टेज निकालने में ताखिर हुई है? नहीं, स्टेज निकालने में कुछ भी नहीं हुआ। एक ग्रुप आ गया, जो ग्रुप वहाँ हमेशा नहीं आता था, वो ग्रुप आकर जो है ना हम नहीं निकालते, हम मर जाते, मगर ये शाहीन बाग नहीं निकालते, हम यहाँ रहते, वो रहते, ये रहते बोलकर वो गिरगिरें शुरू कर दी। फिर हम समझाए, फसीरुद्दीन साहब थे, हमारे मंजूनाथ थे, उन्होंने थे, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करे, हम उनको काउंसलिंग करें, बात करें, उनको समझाए, तो भी नहीं समझे वो लोग। आखिर में मानसा अकेले थे वो, मैं भी गया, जाके जो है ना ठहर के बात करके पूरे को भेज के हम लोग जो है ना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग हेल्ड अप कर रहे। फिर नेक्स्ट कोविड खत्म होने के बाद फिर हम कायम करेंगे बोलकर हम समझाकर निकल गए। वो लोग वैसे जिद कर रहे थे, शायद केस उनके ऊपर नहीं डालना था, हमारे ऊपर हमारे ऊपर केस करे। हमारे मालूम भी नहीं, 5 साल के बाद हमारे को नोटिस आई, मतलब पुलिस वाला फोन करके बोला ये तो ऐसा मामला हुआ कि करे कोई भरे कोई, तो ये छोटा है, अक्सर होता है। तो इस मामले में तो आप भरे हो गए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह होना ही था, हो गए जी। तो जिस वक्त आप फैसल खान के पीरियड में जबरदस्त एहतजाज करते थे, उस वक्त कोई केस नहीं हुआ। इस बार आप कुछ करे नहीं, केस हो गया। इसी तरीके का एक और वाक़या पेश आया था, आपको याद होगा कि सुद्दीमुल्लाह केस में पत्थरबाजी कोई और करे, वैसे छोटा वो केस जो है आप पर, अनवर साहब पर, मतीन पर, अंसर चांद भाई अशोक ट्रांसपोर्ट पर, वो केस क्या खत्म हो गया क्या? अभी भी चल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी हमारे, वो पेपर का केस जो हुआ था हमारे ऊपर, हमें उसमें बहुत सारे लोग गए थे, 25-30 आदमी। कहाँ गए थे? हम ऑफिस को गए थे, शाम में 4 बजे से 5 बजे के दरमियान जाके हम लोग बैठे। स्वामी हमारे, हम एक मीजान टाइम पेपर चला, तो उससे हमारे पास प्रिंट वांच कराते थे हमें। तो स्वामी की बात करें, निम्गे बैठे आग बड़ा करते हुए बर्रे सर जाको बैठे। वो बैठने के बाद ऐसा पेपर निकाल को बताए, सर ये बंदा था, ये तो बर्बाद वाला या का बोले, अरे मैं नहीं देखा, बोले हम परेशान हो गया पूरा। मेरे खुद ये नहीं है, मैं खुद भी मेरे नजरों से नहीं गुजरा, वो हमारा आदमी शायद गलती कर दिया, वो ये ऐसा बोला। नहीं, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, वो ये तुम पेपर पैड दे दिया, पेन पेपर पैड वगैरह दे, आप कैसा बोलते वैसा लिखो, फर्स्ट पेपर में मैं माफी चाहूँ बोला। अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मैं पूरी तरीके से जो आप लिखते उस तरीके से माफी मांगता हूँ बोलकर जो है ना पैड लिखो। नहीं सर, आप पूरी तरीके से फ्रंट पेज पे माफी मांग लो, बस है बोलो। हम लोग निकल को आए, उसमें हमारे बहुत सारे एडवोकेट्स भी थे, बड़े हजरात थे उसमें, तो हम लोग निकल के आ गए। आने के बाद जो है ना फिर मैं यहाँ पर हमारे मस्जिद का केस जो है ना कोर्ट में था, तो उसके ताल्लुक से एक इंतकाल हो गया, लेबर इंस्पेक्टर माजिद इकबाल, शमशुद्दीन सर वगैरह, हम लोग यहाँ मीटिंग कर लेते बैठे घर में। क्या टाइम पे 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठ को, 11 साढ़े 11 बजे लोग 2 बजे मेरे फोन आया, आपका एड्रेस पूछ रहे पुलिस वाले बोलकर। हमारा ड्राइवर फोन करे, बोल भाई बोला। बोलने के बाद 2:30 बजे जो है ना आके मेरे को यहाँ से बुला लेके गए घर से। सीधा उतरा, मैंने आया तो देखे BRD है, उन्होंने सब 50 पुलिस हमारे पूरे तकरीबन 40-50 पुलिस है। हाँ, आने के बाद जो है ना बात करें, तुम सुद्दीमुल्लाह ऑफिस गए थे? ठीक है, वो स्वामी है, गाड़ी में बैठे बात करो। चलो गाड़ी में बिठा लिए, नहीं पुलिस स्टेशन में वहाँ बात करो, वहाँ लिया करो। तो ऐसा सब को ले पाए, गैर जरूरी वो हमारे ऊपर केस, आप बोले ना करा कोई भरा कोई बोलकर, वो बात हुई वहां पर। वो भी केस में फिर हमारे पे 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद मैं जो है ना सीधा डायरेक्ट बसरा स्वामी के पास जा बैठा। स्वामी और ನಾವು ಕಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ
तुम जो है ना बेहतरीन अपने हैं, वो करेस वाले अलग है, और उनसे भी मेरी शिकायत नहीं है, गलती हमारी भी है, हमारे पेपर में आ गया वो। मेरे को बाय फोर्स जो है ना पुलिस केस डालने लगी हुई, और नामा भी बोल बोल कर रखने लगा, क्योंकि हम जो है ना फलाई काम कर रहे थे, मीजान पेपर चला रहे थे, कई जो है ना दूसरे इश्यूज में आगे रहते थे। इसमें कोई सियासी चाल भी हो सकती है? हाँ, नहीं वो सब है, हमारे को मालूम है चीज, कर क्या सकते, मगर हमारे को अल्लाह ताला कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अल्लाह ताला जैसा रखना वैसा रखा हमारे। हम लोग जो है ना वो होने के बावजूद भी स्वामी गंज जाके बैठे, स्वामी क्या बोले, ನೀವು ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ नागे ಹೇಳ್ತೀನಿ बोले। 21-22 मेंबर्स थे उसमें। अब वो होता क्या, एक जना नहीं आया तो डेट आगे बढ़ा, तो फिर भी हम कोशिश करके बुला लेते थे। स्वामी आया, ओपन कोर्ट में बोला इवर इधर ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, इधर एक जने भी नहीं है, जो सही करे सो है वो लोगों को मैं बराबर पहचान को बताता हूँ बोलकर उन बोल कर निकल गया, खत्म। ये दूसरे विटनेस अभी एक हो गए, हॉस्टल हो गए, और वो दूसरा और एक भी केस था, उसमें 2 केस डाले थे। वो केस में भी वो जो प्राइवेट विटनेसेस थे उनको जाके मैं बुला लेके मिला, क्या हुआ हम लोग खतरे की तरह मारे क्या, ऐसा करे क्या बोलकर पूछे थे, नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोलकर बोले ठीक है आओ कोर्ट में बोले वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी करे भी नहीं थे, हमारा कॉन्फिडेंस भी था अल्लाह हमारे साथ देगा, और अच्छे काम के लिए छम गए थे। ये चीजा नहीं होना, ये शरपसंदी नहीं होना बोलकर ही छम गए थे, तो फिर भी वो कराने वाले कराए, होने वाला हुआ जो मामला, उसके लिए हम क्या कर सकते। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो भी लिखा होता रहता है इंशाल्लाह। बहरहाल आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो आखिर में आप जो है क्या हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में पूरी मेहनत और लगन से काम करिए, वक्त की कदर कीजिए। और मैं खुद भी जो है ना वही करते आ रहा हूँ पिछले 40 साल से। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठकर मैं अपने कारोबार को जाता हूँ, और हम जहाँ पर भी रहते मजबूती से हमारे मामलात में रहे तो हमारे को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। साथ ही साथ हम अपने जो इस्लामी तालीमात हैं, नमाज की पाबंदी, जिक्र वगैरह वो भी करते जाइए। इंशाअल्लाह कहीं भी आप रुस्वा नहीं होंगे, अल्लाह ताला आपको कहीं जलील होने नहीं देगा, और ये अमल आप लोग आगे रखिए, इंशाअल्लाह आपको भी कामयाब